देखिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए तो किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। मैं अभी अभी आपसे कह दूं कि आपको आज़म खान ने 500 करोड़ का काम दिए थे, तो आप यही तो कहते फिरेंगे कि ना मुझे तो नहीं दिया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ करें ही नहीं करें, वो 250 करोड़ रुपए मैंने किसी गड्ढे में खोद के दबा दिए। ये बताइए कि मोबाइल नहीं बदल पा रहा हूँ मैं अपना, ये मोबाइल है 2019 का, नवीन शर्मा है मेरे दोस्त, उनसे लिया था, वो भी किस्तों पर। मोबाइल नहीं बदल पा रहा हूँ मैं। आपने कहा था कि आजम खान को भारत रत्न मिलना चाहिए, यानी मांग की थी। क्या आज भी आपकी वही मांग है? हाँ, मैंने ऐसा कहा था। मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी भी अपनी बात को डिनाई नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग देखिए, कह रहे हैं मैं कुर्सी मिली है, पाए नहीं है। नहीं, मुझे तो अभी खैर कुर्सी ही नहीं मिली है, पायु की तो बात अलग है। मैंने अपने लिए कुर्सी मांगी भी नहीं तो है। दरी है। मैंने अपने लिए दरी मांगी है, ना कुर्सी मांगी है। हर आदमी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अपना घर बार बेच देते हैं लोग मुकदमों की वजह से। कह रहा हूँ अब्दुल्ला आजम खान का राजनीति में क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, अब्दुल्ला आजम खान बहुत साहब, करीब रहे हैं आप उनके। नहीं देखिए, अब्दुल्ला आजम खान साहब आजम खान साहब के सुपुत्र हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं फसाद अली खान शानू, जो आजम खान के बेहद करीबी थे, वर्तमान में भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं, सीधे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। बात करते हैं। आपसे एक सवाल है, आपके राजनीतिक जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि शानू राजनीतिक बीमार थे, उन्होंने राजनीतिक दल नहीं डॉक्टर बदला है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीमार तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ, और वो कुदरत की दी हुई बीमारी है। ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ। कई बार, एक बार तो ब्रेन हेमरेज होते होते बचा है, और बहुत ज़माने से कुदरत की तरफ से बड़े गम देख रहा हूँ। वालिद का इंतकाल हुआ, उनके जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। वालिदा इतनी बीमार हैं कि अल्लाह वो बीमारी किसी को ना दे। तो ज़हनी तरीके से तो मैं परेशान था और परेशान हूँ, और आज भी हूँ। अब रही बात डॉक्टर या बीमार, देखिए, अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपने अपने ख्यालात होते हैं। मेरी विचारधारा कल तक समाजवादी पार्टी से मिलती थी, क्यों मिलती थी उसकी भी वजह थी, और आज मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ, और मजबूत वजहों की वजह से शामिल हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फसाद अली शानू को बहुत सारी समस्या हुई हैं, राजनीतिक प्रॉब्लमें आई हैं, लेकिन मेरा आपसे जानना है, और मैंने अपने पेज पर एक आपसे बात करने के लिए पोस्ट शेयर की थी, उन लोगों का आपसे जानना है कि जो बीमारी है, ये परेशानी है, ये किसकी वजह से आई है? क्या भाजपा ने बीमारी दी है? क्या समाजवादी पार्टी ने बीमारी दी है? या ये सामाजिक बीमारी है? देखिए, राजनीति में लोग संघर्ष करते हैं, और सबकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो उनको काम दिया जाए उसको पूरी तरह से पूरा करें। मैं जब समाजवादी पार्टी में था, तो ये आप भी जानते हैं और अल्लाह जानता है कि मैंने पूरी दयानत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और आखिरी हद की वफादारी के साथ समाजवादी पार्टी के लिए काम किया था, संघर्ष किया था। और जब संघर्ष करता है तो उसके रास्तों में कांटे भी आते हैं, खून भी निकलता है। जाहिर सी बात है, वो तकलीफ़ें, परेशानी मुझे उठाना पड़ी, जो बहुत कम लोग उठाते हैं। वो अलग बात है, मुझे उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिला। देखिए, लाभ की बात अगर करेंगे तो फिर बहुत बात बढ़ जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बात थोड़ा कहीं आप फसाद शानू ने आज हमें समय दिया है, कल को समय ही ना दें। देखिए फसाद जी, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, हो सकता है आपके पास भी सूत्र आते हों। लोगों ने कहा कि आप सपा में थे, और सपा के ऐसे लीडर थे, आप किसी भी मंत्री को भी फ़ोन करते थे वो भी आपके फ़ोन से हिल जाता था, और आपने ये तो रोब जमाया ही है, उसके अलावा आपने कम से कम 250 करोड़ रुपए के काम किए हैं, ऐसा भी लोगों का कहना है। तो वो फसाद शानू अगर कोई ये साबित कर दे, देखिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए तो किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। मैं अभी अभी आपसे कह दूं कि आपको आज़म खान ने 500 करोड़ का काम दिए थे, तो आप यही तो कहते फिरेंगे कि ना मुझे तो नहीं दिया था। मैं तो चाहता था कि आज मेरे आप घर आएँ, लेकिन आपने कहा कि मैं आपके घर आऊँ। बहरहाल ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके घर आया। आप मेरे घर आते और मेरा घर देखते, आपको उससे ही सारे सवालों का जवाब मिल जाता। मैं वो लोग आदमी नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे कोई परेशान होता है तो मैंने देखा है आजकल के रामपुर के लोगों में बड़ी अच्छी आदत आ गई है ये कि ये जेब में करोड़ों पे रखे होंगे यार, बड़े परेशान है शानू भाई, 1 रुपया जेब में नहीं है। ये बातें मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके लिए आप किसी से ये कहेंगे, या मैं आपसे ही कहूँगा मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप मेरी क्या मदद कर सकेंगे? और कर सकेंगे तो एक दिन की रोटी दे देंगे। मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी कह सकता है कोई भी। हर आदमी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अपना घर बार बेच देते हैं लोग मुकदमों की वजह से। मेरे मुकदमे मेरे दोस्त फारूक अहमद खान एडवोकेट देख रहे हैं, जो मुझसे मुकदमों के लिए 1 पैसा भी नहीं देते हैं। मेरे पास अपने मुकदमों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने नहीं दिए मेरे लिए 1 रुपया भी, जिनकी वजह से मुकदमे हुए थे। मेरे मुकदमे मेरे दोस्त फारूक अहमद एडवोकेट फ्री में देख रहे हैं। मुबशिर लड़का है सिकन खेड़े का, मेरा साथी है, और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से अपने साथियों को, मुझसे बहुत लोग नफरत करते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग हों चाहें,
वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर मैं उनके लिए आसमान से तारे तोड़ कर ला दूँ तो कम है। अपनी गाड़ी से मुझे लेकर घूमता है, दहेज की मिली हुई गाड़ी है, उस गाड़ी से मैं नहीं घूम पाता हूँ, कितना तेल डलवाऊंगा। मुबश्शिर लड़का जो अपनी गाड़ी से घूमता, उससे पहले मेरे दोस्त हैं शहवेज़ खान, उनकी गाड़ी में घूमता था, उससे पहले नवीन शर्मा साहब की गाड़ी में घूमता था, आज भी शहवेज़ खान की गाड़ी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन अमूमन ज़्यादातर मुबश्शिर की गाड़ी यूज़ होती है। मुकदमों की अदालत में जाहिर सी बात है पेपर में तो खर्चा होता है, वो सारा खर्चा कायम मेहंदी साहब करते हैं। ये बातें हैं कि 250 करोड़ का काम, तो जो संस्थाएं हैं, चाहे नगर, चाहे जल निगम होता है, क्या होता है, और RES होता है, PWD होता है, कहीं मेरा रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ऐसे तो काम मिल नहीं जाएगा। आप पता करिए कि मेरे कहीं नहीं, मैं अब आपने सवाल किया ना, इसका जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा सवाल किया, जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि जानबूझ के शगुफ़ा समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता की तरफ से छोड़ा जा रहा है। ये उनकी आदत है शगुफ़ा छोड़ने की। ये 250 करोड़ का आदमी, 1 नंबर की मेरे घर में बिजली जलती है, पूरे घर में एक ऐसी है, मेरे अपने कमरे में। मेरे घर में नीचे वालदा के या छोटे वाले भाई की कहीं ऐसी नहीं है। 4 घंटे चलता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है कि बिल ज़्यादा ना आ जाए। आप मेरे घर जाकर देखिए, मोबाइल नहीं बदल पा रहा हूँ मैं अपना। ये मोबाइल है 2019 का, नवीन शर्मा है मेरे दोस्त, उनसे लिया था, वो भी किस्तों पर। मोबाइल नहीं बदल पा रहा हूँ मैं अपना। अब मैंने जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करें ही नहीं करें, वो 250 करोड़ रुपए मैंने किसी गड्ढे में खोद के दबा दिए। ये बताइए कि आपके पास या किसी के पास भी कोई पैसा होता है तो वो पेट्रोल पंप लगाता है, नहीं वो रिजॉर्ट लगाता है, वो ज़मीनात खरीदता है, कुछ नहीं तो परचूनी की दुकान खोलता है। आप बताइए मेरी कहाँ परचूनी की दुकान है? 1980 या 90 के दशक में मेरे वालिद ने पुश्तैनी जो ज़मीन थी कोयली में, जो आज भी है कोयली में, मेरे वालिद की जो मेरे नाम की 8 बीघे की पुश्तैनी ज़मीन थी, जो वो आज भी है। इसके अलावा अगर 1 बीघे भी, 1 इंच भी मेरी कहीं ज़मीन हो तो इसी जूते से मेरे मुंह पे मारना। नहीं देखिए फसाद शानू जी, नाराज़ होने वाली बात नहीं है, ये जनता के सवाल हैं, ये मेरे सवाल नहीं है, इसलिए आज आप जनता की अदालत में हैं मेरे साथ। मेरी तो सिर्फ जुबान समझ लीजिए। देखिए लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कल्टी मारने की वजह क्या है। देखिए मैंने कहा ना, अब कल्टी मारने की बात नहीं, बात विचारधारा की है। आपने छेड़ा है, मैंने कहा ना कि जब आपका सवाल था तो मैंने बहुत खूबसूरती से सुना, और उसको इसीलिए जवाब दे रहा हूँ कि लोगों को जवाब मिलना चाहिए। किसी पर भी कुछ भी इल्ज़ाम लगाने से आप आसमान पर ऐसे करके थूक दीजिए, वो थूक आपके अपने ऊपर आएगा, उससे कुछ नहीं होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इल्ज़ाम लगाने के लिए लॉजिक होना चाहिए। जो लोग, आपका सवाल नहीं आ, ये उनके समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता की तरफ से कहा गया, वही बात लोगों में फैलाई गई और ये रूमर फैलाई गया। मैं कहता हूँ ठीक है, आपने अगर कोई बात कही ना, उस बात को साबित तो करो। मैं अपने जवाब से उस बात को साबित कर रहा हूँ कि अगर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरी चीज़, अभी आपने दूसरा सवाल क्या पूछा, कल्टी मारने की वजह। हाँ, तो देखिए ये अपनी अपनी विचारधारा होती है। भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़िए, उस पार्टी में हूँ, उसकी बात आप खूब सवालात करिए, उसको खूब जवाब दूंगा। पहले दूसरी पार्टियों की बात कर ली जाए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, ये जो भी अदर्स पार्टी हैं, आपका यानी मेरा या आपका, आपसे और मेरे, मुझसे मुराद कमज़ोरों का, अल्पसंख्यकों का ऐसा इस्तेमाल किया गया जैसे बिरयानी में तेजपात के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मैंने जो कहा है और पहले भी जो कहा होगा, आप सवाल कीजिएगा, उस किसी भी एक बात से कभी पलटूंगा नहीं इंशाल्लाह। अब एक छोटी सी बात मैं कह देता हूँ, आपकी बात बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ। एक चीज़ है, आप भाजपा में गए हैं, हम दूसरे दल की तो नहीं बात करेंगे, और प्राथमिकता भी मिल रही है आपको, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कुर्सी मिली है, पाए नहीं है। नहीं, मुझे तो अभी खैर कुर्सी ही नहीं मिली है, पायों की तो बात अलग है। मैंने अपने लिए कुर्सी मांगी भी नहीं है, तो दरी है। मैंने अपने लिए दरी मांगी है, ना कुर्सी मांगी है। और पार्टी के कार्यकर्ता तो सारे काम करता है, दरी भी बिछाता है, कुर्सी भी बिठाता है। बात अब्दुल की है मैंने, अब्दुल की मुराद आपसे। मैं अभी वही बात कर रहा था कि जब समाजवादी पार्टी में था मैं, 10 अप्रैल का शायद यही तारीख होगी, आपको याद होगा, मैं समाजवादी पार्टी में था, तो मैंने कहा था कि अब्दुल दरी बिछाए, अब्दुल धरना दे, अब्दुल प्रदर्शन करे, अब्दुल आपको एक मुश्त वोट भी दे। लेकिन जब अब्दुल पे कोई परेशानी हो तो आप एक अल्फाज नहीं कहें। आपने भारतीय जनता पार्टी से तो हमारी सीधी लड़ाई करा दी। ये मैंने 10 अप्रैल को समाजवादी पार्टी में रहते हुए कहा था। आपने भारतीय जनता पार्टी से तो हमारी सीधी लड़ाई करा दी, भारतीय जनता पार्टी से आपने हमारी दुश्मनी करा दी। आप हमारे लिए कितना बोल रहे हैं, हमारे मसाइल पे आप कितना बोलते हैं, आप हमारे लिए कितने साथ खड़े हो, एलिगेशन और लगाया हमारे ऊपर, आप हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमें इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो मैंने ये सवाल समाजवादी पार्टी में रहते हुए खड़ा किया था। और एलिगेशन आपने और भी लगाया था कि अब्दुल के कपड़ों में पसीने, बदबू आती है, वो एक, हाँ मैंने कहा था, मैंने कहा ना, जो मैंने कहा था वो कहा था। अब सही बात है, आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने, अब फिर लोग मुझे बुरा कहते हैं, अरे इस छोटे से खादिम ने अब्दुल की अहमियत बढ़ा दी है। आज कोई राजनीतिक दल
अब्दुल से दरी नहीं बिछा रहा है। आज अखिलेश यादव जी भी दाढ़ी वालों को पास में बैठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में और उसके बाद, जबकि 99% अब्दुल ने उनको वोट दिया, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी किसी दाढ़ी वाले को अपने पास नहीं बैठा रहे थे। इसलिए मैंने कहा था कि आपको हमारे पसीने से बदबू आती है। आपने भारतीय जनता पार्टी से हमारी दुश्मनी करा दी। मैंने कहा है अब्दुल से कि आप भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती तो करके देखो, आप भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत तो करके देखो। देखिए बड़ा जनाधार जुड़ा, ये बात मैं आपको बताऊं। और आप राजनीतिक लकी भी बहुत हैं। लोग कहते हैं कि जिधर जाते हैं आप तो खुद तो एक कुर्सी पाते हैं और सामने वाला 4 पा जाता है। यानी जिस समय आप सपा में रहे, ना तो वो विधायकी हारे ना सांसद हारे। आप यहाँ बीजेपी में गए, हनी जी प्रयास कर रहे थे, नहीं जीते, आपके आते ही जीत गए। लक्की तो हैं। खैर इस बारे में मैं अपने मुंह से क्या कहूं, लेकिन हाँ ये कुदरत का मुझे इनाम है। मैं मानता हूं कि मैं खुद तो जीरो हूं, कल भी जीरो था, आज भी जीरो हूं। तो आपने हीरो बना दिया। लेकिन नहीं, मैंने सुनी है तो अब मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ, मैं खुद तो जीरो हूँ, लेकिन जिसके साथ लग जाता हूँ उसकी अहमियत 10 गुना बढ़ जाती है। ये अल्लाह का इनाम है। जहाँ तक विधायक जी की बातें आकाश सक्सेना और फनी साहब की, वो चुनाव जीत रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरे जाने के बाद जीते। हाँ मैंने ये कहा था कि अगर मेरी वजह से उनको 1 वोट भी पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रहित में मिलता है, सहयोग भी मिलता है, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। वो एक अलग बात है। चलिए अच्छा, एक इस इंटरव्यू को एक रुख में मोड़ते हैं। आपने जब सपा में थे आप, तो आपने 2 बातें कही थी। पहली बात आप सुनिए, आपने कहा था कि आजम खान को भारत रत्न मिलना चाहिए, यानी मांग की थी। क्या आज भी आपकी वही मांग है? हाँ मैंने ऐसा कहा था। मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी भी अपनी बात को डिनाई नहीं करूँगा। देखिए मैं, इश्क ज़रूरी नहीं है कि लैला और मजनू का हो। इश्क कोई भी किसी से कर सकता है। मैं आपसे भी इश्क कर सकता हूँ, वो इश्क आपसे भी कर सकता हूँ। सुन लीजिए पूरी बात। मैंने आजम खान से इश्क किया था, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अंधी मोहब्बत की थी, या ये कहिए कि अंधविश्वास किया था, अंध भरोसा किया था। और जब आदमी अंध भरोसा करता है तो वो अपने लीडर को जिसके साथ होता है वो चाहता है कि वो हीरो बने और सुपर हीरो बने। आज मैं ये मोहब्बत आकाश सक्सेना हनी साहब से करता हूँ। मैंने कहा कि आकाश साहब, मेरी ये दिली तमन्ना है कि आपका नाम आकाश तक चमके। तो मैंने आजम खान के लिए भारत रत्न की मांग की थी, लेकिन वो मेरी अंधी मोहब्बत थी। अंधी मोहब्बत थी, यानी आज आपकी मांग बदल गई। चलिए क्लियर हो गया। एक सवाल और है। आपने सपा में थे तो आपने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी पर अगर आँच आएगी तो खून बहा दूंगा, जबकि जौहर अब आप भाजपा में हैं, आपका सांसद है, विधायक है और आपके मंत्रियों से संपर्क भी बहुत अच्छे हैं। वो जो मांग है वो क्या आपकी मांग आप कायम है? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी सरकारी होती है, ज़मीन सरकारी, पैसा सरकारी, सरकार आपकी, विधायक सांसद अगर आवाज़ उठाएंगे तो रामपुर की कायाकल्प हो जाएगी। अगर अलीगढ़ की तर्क पे यूनिवर्सिटी बन गई तो क्या आप मांग करेंगे? मैं तालीम से मोहब्बत करने वाला शख्स हूँ और सबको तालीम से मोहब्बत करना चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए, सबको लिखना चाहिए। ये मेरा कुरान भी कहता है। मैं समझता हूँ और मैं माननीय विधायक जी से भी ये मांग करता हूँ कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को ऐसा कर दिया जाए कि उसको टेक ओवर कर लिया जाए और उस यूनिवर्सिटी को सरकारी घोषित कर दिया जाए। उससे आवाम को बेपनाह फ़ायदा होगा। आप देखिए, आपने स्टूडेंट लाइफ से स्टार्टिंग की तो आपको बहुत सारे स्कूल कॉलेजों की समस्या से बहुत अच्छी तरह परिचित है। क्या लगता है अगर सरकारी हो गए तो क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए सरकारी हो जाएगी तो बहुत सारे लाभ मिलेंगे। देखिए बात ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी की, मैंने ये नोटिस किया है कि जो यूनिवर्सिटी बनी है उसके प्रोसेस में, जो आप चाहे हमने उस ज़माने में नहीं कहा, आज ये कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए कह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत और आप भी जानते हैं कि जो उसके प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ की गई, जब तो इतनी चीज़ें हुई, इतनी परेशानी खड़ी हुई। जो हुआ हम उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा की पार्टी में है आप, और आपका विधायक है, सांसद है, मंत्रियों से आपके संपर्क हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप मांग करेंगे, आप ये कहेंगे विधायक से कि आप विधानसभा में आवाज़ उठाओ, सांसद से कहेंगे लोकसभा में उठाओ, तो ये मैं आपका सवाल समझ गया कि निजी संस्थान और सरकारी होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब सरकारी ज़मीन है और यूनिवर्सिटी सरकारी हो जाएगी तो आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा सहूलत होगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती सरकारी यूनिवर्सिटी में वो हो जाएगी। आजम खान का साहब को तो खुद चाहिए कि वो ये ऐलान कर देंगे यूनिवर्सिटी को सरकार अपने सरकारी करते हैं। भाजपा सरकार पर एक आरोप भी है। आजम खान ने जनसभाओं में कहा कि रामपुर को चाकू दिया है, जिसकी चमक, जिससे बदनामी होती है रामपुर की। आजम खान ने कहा तो वो भी आपके ऊपर धुल जाएगा, आप पेन देने का काम करेंगे। नहीं, देखिए पहला सवाल ये बात ही गलत है कि रामपुर को चाकू दिया। देखिए कुछ चीज़ें हमारी धरोहर होती हैं, वो पहचान होती है। रामपुर की एक पहचान थी कि रामपुरी चाकू, उसका बड़ा कारोबार था। ये बात नहीं है कि रामपुर की चाकू का मतलब ये है कि कोई जाके किसी के चाकू भोंक दे। चाकू से तो बहुत काम होते हैं। चाकू से सारे खाली किसी का गला ही थोड़ी काटा जाता है। चाकू से तो प्याज भी कटती है, चाकू से तो तरकारी भी कटती है। एक रामपुर की पहचान थी।
तो उस धरोहर को सहेज कर रखा है कि ये हमारी पहचान थी, ये हमारी चीज़ें याद रहना चाहिए कि ये हमारी पहचान वाली चीज़ थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रामपुर वालों को कलम नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा काम किया है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी दशा बदलने का काम किया है, उनको अच्छा बनाने का काम किया है, उसके लिए प्रयत्नशील है। अच्छा, जैसे कि आप 2000 उन स्कूलों में जहां हमारे गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी दशा अच्छी होना चाहिए। आप देखिएगा, आप इस पर शोध करें और देखें कि इस सरकार में 2017 से लेकर 2023 तक कितना काम हुआ इन स्कूलों पर। अच्छा चलिए ठीक है, अब देखिए राजनीतिक सवाल है, 2024 नज़दीक है, अब्दुल का क्या रोल रहेगा 2024? देखिए, आपने भी देखा होगा पटना में विपक्ष के नेताओं की मीटिंग हुई है, एक भी अब्दुल, यही तो जलील किया जा रहा है अब्दुल को। क्या आपने देखा किसी अब्दुल को वहाँ पर? इतनी विपक्षी पार्टियों में किसी मुसलमान नेता को देखा आपने? लालू जी, नीतीश कुमार जी, अखिलेश यादव जी गए थे, ममता बनर्जी जी, मालूम नहीं कौन कौन से नेता थे। वो उसका क्या होगा, काट की हंडिया कहाँ पर फूटती है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने वहाँ किसी अब्दुल को नहीं देखा होगा। तो अब्दुल तो विकास के साथ जाएगा, अब्दुल तो उसके साथ जाएगा जहाँ उसमें उसका भला हो। उन लोगों ने तो इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर योजना में अब्दुल को लाभ दिया है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका मुझे खुद बाद में इस बात का एहसास हुआ कि अगर ये योजनाएं नहीं होती तो आवाम पर कितना फ़र्क पड़ता। मिसाल के तौर पर मेरी वालदा बहुत बीमार है, आप जानते हैं, शदीद बीमार है, अभी राम मूर्ति में एडमिट थी, बहुत दिन एडमिट रही हैं मेरी वालदा। तो मैंने वहाँ देखा कि 80% लोग आयुष्मान कार्ड थे। ये बहुत बड़ा काम है। 5 लाख का इलाज गरीब आदमी का अस्पताल में हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम है, इसकी कोई आसानी नहीं है। और आयुष्मान कार्ड मुसलमान, सिख, हिंदू या ईसाई देखकर नहीं बने हैं, जिसको ज़रूरत है उसके बने हैं। 2.5 लाख के मकानात बने हैं, अनाज का इंतज़ाम किया है। ये बुनियादी सुविधाएं, जिसे आप मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम आदमी के लिए की है। जो आखिरी समाज का आखिरी आदमी है, जो समाज का सबसे कमज़ोर आदमी है, वो सुविधाएं वहां तक पहुंची हैं। यह है सफलता। देखिए सफलता है निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति में नहीं बढ़ना चाहता हूं, मैं विकास की राजनीति में बढ़ना चाहता हूं। और मैं यही आपके चैनल पर अब्दुलों को मैसेज देना चाहता हूं कि इन चीज़ों को छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी। आज अपने फले बहबूद के बारे में सोचो, अपनी भलाई के बारे में सोचो, आज अपनी अच्छाई के बारे में सोचो। मैं चाहता हूं कि अब्दुल मुख्य धारा से जुड़े। 90% अब्दुल भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत की थी 2022 की सरकार में, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। नहीं, वही मेरा सवाल है। देखिए, एक ये तो सारी योजनाएं आपने गिना दी, निश्चित तौर पर आपका हक भी है, आप भाजपा में हैं तो योजनाएं गिनाने आपको चाहिए। लेकिन मेरा मतलब है जिस तरीके से भागीदारी की बात होती नहीं मिली है, मैं डिनाई नहीं कर रहा। आप देखिए, अभी तो खैर चुनाव में चर्चा होगी, वो तो विपक्ष बताएगा कि योजनाएं मिली हैं कि नहीं मिली हैं। अब सवाल ये है कि अब जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है, तो क्या 2024 वाले चुनाव में अब्दुल को भागीदारी मिलेगी, और अगर मिले तो क्यों मिले? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया था। और ऐसा नहीं है कि भागीदारी मिली नहीं है, भागीदारी तो मिली है। दानिश अंसारी साहब, माननीय दानिश अंसारी साहब मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। उससे पहले हमारे नकवी साहब सेंटर मिनिस्टर रहे, और क्या नाम है उनका, अपने मोहसिन रज़ा साहब हज कमेटी के चेयरमैन हैं। तो भागीदारी तो अब्दुल को लगातार मिल रही है। अच्छा चलिए, अब आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि फसाद शानू से एक सवाल पूछना कि आज़म खान ने दो ऐसे काम बता दिए जो आपके साथ बुरे किए हों। देखिए, राजनीति में अच्छे बुरे काम नहीं होते हैं, राजनीति में निजी दुश्मनी नहीं होती है। मैंने एक भी बात ऐसी नहीं कही कि जिस पे आप ये कह सकते हैं कि मेरी उनसे राजनीतिक दुश्मनी है। राजनीति में ख्यालात की लड़ाई होती है। अगर आप ये कहते हैं कि आज़म खान साहब ने ये बता दीजिए काम बुरे कर रहे हो, तो आज़म खान साहब की पहले विचारधारा चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़ी थी, उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ क्यों जुड़ी? ये पूछिए उनसे आज़म खान से, चौधरी चरण सिंह ने उनके साथ क्या बुरा किया था? वो तो ये कहते हैं कि राजनीति में लांच चौधरी चरण सिंह ने उनको किया था। ये लड़ाई ख्यालात की होती है। लड़ाई किसी की अच्छाई बुराई की नहीं होती है। बहुत सी हो सकता है मुझे शिकायतें रही हूँ, मैंने उनसे मैंने मेहनत करी, बेबहा मैंने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मुझे किसी भी चुनाव में नहीं उतारा गया। ये मेरी पर्सनल शिकायत हो सकती है। लोकसभा में जो उपचुनाव हुए जिस समय जेल में थे, व्यक्तिगत शिकायत मेरी हो सकती है। ये मुझसे वादा करने के बाद में उनको टिकट दिया गया जिनको 16,000 वोट मिले हैं।
तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी शिकायत की एक वजह हो सकती है, लेकिन देखिए बात ख़यालात की थी। ख़यालात ये थे, मैं तो ये चाहता था और होना ये चाहिए था कि जब मैंने ये बयान दिया था कि अब्दुल दरी नहीं बचाएगा, अखिलेश यादव जी को खुलेआम चैलेंज किया था और ये अब्दुल्लो से वादा लिया था कि अब आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनके कहने से कहा था, तो उस बयान का सौदा नहीं होना चाहिए था। उस बयान के बाद उनकी राजनीतिक अहमियत बढ़ गई थी। उनको जो जेल में कोई पूछ नहीं रहा था, हर दल उनके जेल में उनसे मिलने गए थे, चाहे शिवपाल यादव जी हों, चाहे वो राजभर जी हों और ओवैसी साहब हों, एक और भी दीगर सियासत वाले हों, उनको पूछने गए थे। मैंने उनकी राजनीतिक अहमियत बढ़ा दी थी, लेकिन आपने मेरे उस बयान का सौदा कर लिया। आपने सिर्फ महज एक MLC के लिए, सरफराज खान के बेटे के लिए आपने पूरी कौम का सौदा कर लिया। आपको अखिलेश यादव जी को आपको भी छोड़ना चाहिए था और आपको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए था। चलिए, अच्छा एक और सवाल याद आ गया। ये बताइए, आप अब्दुल्ला आजम खान का राजनीति में क्या भविष्य देखते हैं? देखिए अब्दुल्ला आजम खान बहुत साहब, करीब रहे हैं आप उनके। नहीं देखिए अब्दुल्ला आजम खान साहब आजम खान साहब के सुपुत्र हैं। अब राजनीतिक भविष्य तो लोगों का खुद बनाता है आदमी अपना भविष्य। अगर देखिए राजनीतिक कमेंटेटर के रूप में आपसे सवाल कर रहा हूँ। लाइन में मैं आपको उसी सवाल का पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानत के साथ जवाब दे रहा हूँ, बिना किसी इस लाग लपेट के कि मैं किस पार्टी का हूँ, वो किस पार्टी के हैं। लोग अपना भविष्य अपने काम से खुद बनाते हैं। कोई किसी के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आप ये पूछेंगे फला नेता का क्या भविष्य है, तो वो उसका भविष्य उसका काम तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फसाद जी, आपने कीमती समय दिया। तो सुना आपने हमारे साथ फसाद शानू, जो कद्दावर नेता हैं और अपनी बेबागी से राय रखने के लिए जाने जाते हैं, और आज फिर उन्होंने अपनी बात बिल्कुल बेबागी से रखी है। हम आगे भी पल पल की अपडेट आपको देंगे, देखते रहिए।